बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वस्ती एशिया के एक ऐसे मुल्क की जिसके तमाम हमसाया ममालिक के नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की, जिनमें चंगेज खान, इमरान और आमिर खान थे। इनके नाम तो आपने यकीनन सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला खान कौन था? तुर्कों को तो सभी जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं दुनिया का पहला तुर्क कौन था? खान, मुगल और तातार दुनिया नक्शे पर मौजूद कई ममालिक पर हुकूमत कर चुके हैं और आज दुनिया की बहुत बड़ी तादाद खान, मुगल और तातारी नस्ल से ताल्लुक रखती है। क्या आप जानते हैं तातार और मुगल आपस में क्या रिश्ता रखते हैं और ये किसकी औलाद थे? इसके अलावा जहन्नम का दरवाजा किसे कहा जाता है और इस मुल्क में मिज़ार कायद से मिलती जुलती इमारत कौन सी है? ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो तुर्कमानिस्तान के हवाले से है। तुर्कमन का मतलब है लोगों की सरजमीन और इसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान बहिरा कस्तीन के मशरकी साहिल पर वाक़या है। अगर इसकी सरहदों की बात की जाए तो इसकी शुमाल और मशरक में उज़्बेकिस्तान वाक़या है, जुनूब मगरब में अफगानिस्तान और इसके अलावा जुनूब और जुनूब मगरब में ईरान और शुमाल मगरब में कजाकिस्तान वाक़या है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 4,88,100 स्क्वायर किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 54 नंबर पर बड़ा मुल्क है। और इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 58 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 170वां बड़ा मुल्क है। नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि इस मुल्क में 1993 से लेके 2030 तक बिजली, पानी और गैस बिल्कुल फ्री है। तुर्कमेनिस्तान 5 सूबों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलखान है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा मारी है। इस मुल्क में 85% तुर्कमानी लोग आबाद हैं। इसके अलावा 5% उज़्बेक, 4% रशियन और 7% दीगर नस्लों के लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में औसतन उम्र 71 साल है। तुर्कमेनिस्तान के लोग बहुत ज्यादा कौम परस्त और अपनी तारीख से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोवियत यूनियन के दौर को इन्होंने अपनी तारीख से बिल्कुल खत्म कर दिया और आज ये इस दौर की बात करना भी पसंद नहीं करते। तुर्कमेनिस्तान में ओस खान को बहुत इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि इस मुल्क के करेंसी नोटों पर भी ओस खान की तस्वीर मौजूद है। इस दुनिया में हर रंग, नस्ल, मजहब, जात, बरादरी और कबीलों के लोग आबाद हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा किया, जिनकी न माँ थी और न बाप। अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, उनके बेटे आनूश या आनूस, उनके बेटे कनान, उनके बेटे मीकाइल कौम के सरबराह बने। मीकाइल के जमाने में इंसानी आबादी ज्यादा हो गई थी और मीकाइल ने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर फैल जाएं और जहाँ ठीक जगह मिले वहाँ आबाद हो जाएं। इस तरह लोग जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर फैल गए। मीकाइल 920 साल की उम्र के बाद अपने बेटे बर्दी अय्यार को जानशीन मुकर्रर करके इस दुनिया फानी से कूच कर गए। इनके बाद अखनू इनके जानशीन मुकर्रर हुए। अरबी में इन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं। अल्लाह पाक ने इनको नबूवत अता फरमाई। इनकी फरजंद मतोशला सरबराह बने। मतोशला के बाद लामेख ने जगह संभाली और लामेख की दुनिया से गुजरने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाप की जगह संभाली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब था कि आप भी हमारी तरह के एक आम इंसान हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता और इस तरह इनमें से सिर्फ 80 लोगों ने इनकी बात सुनी और इनके दीन को कबूल किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर भेजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अजाब की बद्दुआ फरमाई। आपको रब ने एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उनमें से अहले ईमान और हर जानदार का एक जोड़ा रखने का भी हुक्म दिया। और इस तरह जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो रब के हुक्म से जमीन लरजने लगी और इसी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और जमीन पर पानी भरने लगा। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी जब ज्यादा हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। बाप की शफकत ने जोश मारा और आपने उसे आवाज दी, अब भी आ जाओ ताकि तुम अल्लाह के अजाब से बच सको। तो उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा।
دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے رک گئی، جس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا، تم تینوں اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ الگ الگ جگہ پر جا کر آباد ہو جاؤ، اور جب تمہاری تعداد بڑھ جائے تو اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا۔ یہ کہہ کر حام کو سرزمین ہند کی طرف بھیجا، سام کو عرب کی طرف اور یاسف کو قطب شمالی میں آباد ہونے کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، یہ سب بتانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو ہر بات کی ٹھیک سے سمجھ آ جائے۔ ترکمانستان کا دارالحکومت اشک آباد ہے۔ ہر طرف خوبصورت سفید عمارتوں کا یہ شہر، جسے اشک آباد بھی کہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، اور اس ملک کی 25% کے قریب آبادی اس شہر میں مقیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ترکمانستان ایک خوبصورت ملک ہے۔ لوگ صاف ستھرے اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور اس شہر میں آپ کو کہیں بھی کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ اس شہر اشک آباد میں سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کیپچک مسجد بھی موجود ہے، اور اسے ترکمن باشی روئی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2008 سے اس ملک میں شرح خواندگی 100% تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو اس ملک میں گاڑیاں اور عمارتیں زیادہ تر سفید رنگ کی ہی نظر آئیں گی۔ ناظرین گرامی، آپ نے جہنم کا دروازہ یا ڈور ٹو ہیل کے بارے میں کافی کہانیاں سنی ہوں گی۔ ترکمانستان میں 69 میٹر چوڑا اور 30 میٹر گہرا ایک گڑھا موجود ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جہنم کے ساتھ ہوا ہوا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صوبہ اخال کے گاؤں دروازہ میں ایک قدرتی گیس کا ذخیرہ موجود ہے۔ 1971 میں ڈرلنگ کے دوران ایک حادثہ پیش آیا اور ماہرین نے آگ لگا دی، جو پچھلے 48 سال سے مسلسل لگی ہوئی ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں 50,000 سے زائد سیاح یہاں کا وزٹ کر چکے ہیں، اور یہ علاقہ اب سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2004 میں باشی نے نیوز کاسٹرز کو میک اپ کرنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ ان کے لیے مرد اور خواتین میں نیوز کاسٹر میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس ملک کی 15% آبادی صنعت، 40% زراعت، 18% سرکاری ملازمین اور 20% کے قریب چھوٹے کاروبار سے منسلک ہیں، اور اس ملک کے 90% افراد کو کاروبار کرنے میں حکومت نے مدد کی ہے۔ ملک میں پولیس موجود ہے، لیکن ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی انتہائی کم ہے۔ بہت ساری خوبیوں کے باوجود اشک آباد شہر کی عمارتیں، سڑکوں اور چوک چوراہوں میں زندگی کی وہ رونق دکھائی نہیں دیتی جو آپ کو اپنے ملک کے شہروں میں محسوس ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس ملک کو دوسرا شمالی کوریا بھی کہتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی شہر میں موجود بڑی چھوٹی عمارتیں خوبصورت روشنیوں سے رنگ جاتی ہیں۔ اس ملک میں سگریٹ پینا جرم ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کچھ غیر ملکی پولیس سے آنکھ بجا کر سگریٹ پی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پورے ملک میں کوئی بھی دکان کا مالک سگریٹ فروخت کرتا نظر نہیں آئے گا۔ ملک میں صرف 3 یا 4 ٹیلی ویژن چینل ہیں جو کہ ہر چیز کی طرح حکومت کی مالکیت ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہمیں اپنے ملک میں بآسانی میسر ہیں، ترکمانستان میں ان کا تصور بھی موجود نہیں۔ دنیا میں گیس کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والے ممالک میں ترکمانستان 6ویں نمبر پر، اور کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ اور اس ملک میں ریلوے کا بہترین نظام موجود ہے، اور اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ٹرین کے ذریعے منسلک ہے۔ ترکمانستان میں 26 ایئرپورٹس موجود ہیں جو آئندہ آنے والے کافی وقتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس والد کے حکم پر جودی پہاڑ سے نکل کر ایتول اور یاہید دریا کے کنارے آباد ہو گئے۔ 250 سال وہ وہاں زندہ رہے، اور ان کے 8 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین بنایا اور باقی بیٹوں کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ ترکی سے لے کر سینٹرل ایشیا کے تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں۔ چادر کے خیمے ترکمانستان میں عام نظر آئیں گے۔ ترک کا بڑا بیٹا توتک جانشین مقرر ہوا۔ توتک نے اپنے جانشین املیجا خان کو بنایا اور یہی دنیا کا پہلا خان کہلایا۔ اسی طرح املیجا خان کا جانشین باقوی اور باقوی کا جانشین گھوک اور گھوک کا جانشین الونجا خان۔ الونجا خان کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے، تاتار اور مغل۔ الونجا خان مرتے وقت اپنی سلطنت کے 2 حصے کر کے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر گیا۔ الونجا خان کی موت کے بعد تاتار اور مغل اپنے اپنے ملک میں بادشاہ بن گئے۔ مغل اپنے بڑے بیٹے قرہ خان کو تخت نشین کر کر مر گیا۔ قرہ خان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ہر رات وہ بچہ اپنی ماں کے خواب میں آتا اور کہتا، اے ماں توحید پرست ہو جا، اگر تو ایمان نہ لائی تو میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا، لیکن تیرا دودھ نہیں پیوں گا۔ ماں سے بچے کا درد دیکھا نہ گیا، اور اس طرح اس بچے کی ماں ایمان لے آئی۔
और इस बच्चे का नाम ओज खान रखा गया। ओज खान ने अपनी कौम को शिर्क से निकाला और बाद में अल्लाह पाक ने इसे चीन, तिब्बत, तुर्की, नेपाल और सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े रकबे तक हुकूमत अता फरमाई। ओज खान की नस्ल आज तुर्कमेनिस्तान में आबाद है। मुल्क की करेंसी तुर्कमानी मन्नत है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपए और इंडिया के 24 रुपए के बराबर है। इसके परचम की बात की जाए तो ज्यादा सब्ज और इस परचम पर नक्शो निगार इस मुल्क की सकाफत की तरफ इशारा करते हैं। अबू नसर फराबी दुनिया के एक अजीम साइंसदान थे और इनका ताल्लुक भी तुर्कमेनिस्तान में फराब नामी इलाके से था। उमर खयाम को हम रहती दुनिया तक नहीं भूल सकते, क्योंकि आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी उमर खयाम की इजाद थी। मैथमेटिक्स में 0 का डिजिट बहुत वैल्यू रखता है। अगर इसको मैथमेटिक्स में से निकाल दिया जाए तो पूरी मैथमेटिक्स हिल के रह जाएगी। मैथमेटिक्स में 0 का तस्वर देने वाले मूसा अल ख्वारिज़मी तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरहदी इलाके से ताल्लुक रखते थे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान की सकाफत, मजहब और तारीख समेत बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तक के उर्दू और तुर्कमन अल्फाज भी मुश्तरक हैं। तुर्कमेनिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान था। पाकिस्तान से 1308 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इस मुल्क का टाइम जोन भी पाकिस्तान के साथ है। ख्वारिज़म और तुगरल तारीख में छोड़े गए नकूश के बारे में तो सभी जानते होंगे, इनका ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। इसके अलावा आर्तीन और कंधारा तहजीब भी काफी मिलती जुलती है। मुल्तान में की जाने वाली नक्शो निगारी आपको अशकाबाद में भी नजर आएगी। कराची रफीक सेंटर में हाथ से तैयार किए हुए कालीन के ताजर आज भी तुर्कमेनिस्तान के रिश्तेदारियां कायम रखे हुए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मिज़ार कायद का डिजाइन तुर्कमेनिस्तान के शहर मिर्ब में मौजूद है। देखने से ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी सी तब्दीली के बाद मिज़ार कायद को तामीर कर दिया गया। कायद आज़म वो वाहिद गैर मुल्की हैं जिनकी तस्वीर तुर्कमेनिस्तान के डाक टिकट पर लगाई गई। नीसा पार्थियन सल्तनत का एक आम तरीन शहर था जो एक दिहाई कबल मसीह आने वाले ज़लज़ले से तबाह हो गया था। नीसा के किले खंडरात यूनेस्को का आलमी और सकाफती विरसा है। नर्व शहर के बारे में कहा जाता है 4000 साल पहले आबाद हुआ और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हिंदू मजहब की शुरुआत भी इसी शहर से हुई और हिंदू मजहब के मानने वालों का ये ख्याल भी है कि ये दुनिया का सेंटर है। ये 12वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी था और माजी में कुंवारी लड़कियों की काबिलियत देखने के लिए इनसे कारपेट तैयार करवाया जाता था। कोहितांग रिजर्व डायनासोर के नक्शों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी चट्टानों पर नक्श मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ किसी वक्त में डायनासोर रहते थे। इस मुल्क की अक्सरियत आबादी मुसलमान है, जो कि आबादी का 90% है। इस मुल्क में 8% ऑर्थोडॉक्स मसीह और 2% बाकी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तुर्कमेनिस्तान के बारे में लोगों को ज्यादा मालूमात न होने की वजह से सियाहत का शोबा जवाल पजीर था, लेकिन अब हुकूमत तेजी से वीजा पॉलिसी में नरमी कर रही है और अब बहुत ही आसानी से आप वहाँ का वीजा ले सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान के खानों में रूसी असर काफी हद तक पाया जाता है और खाने के साथ सब्ज चाय यानी कहवा भी लाजमी होता है। इस मुल्क में सदारती जमहूरी निज़ाम नाफिज है और इस मुल्क के मौजूदा सदर गुरबान गुली बर्दी मोहम्मद हैं। 98% वोट लेकर 2017 में तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए। दोस्तों, एक और हैरान कुन बात यह भी है, यहाँ किसी भी किस्म की सोशल मीडिया ऐप्स की कोई आज़ादी नहीं। इस मुल्क में इंटरनेट फराहम करने वाली सिर्फ एक कंपनी है और वो कंपनी भी सरकारी है और यहाँ के इंटरनेट की स्पीड न होने के बराबर है। ये मुल्क अच्छा होने के बावजूद आवाम को बहुत सी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। 11वीं सदी में इस इलाके पर सल्जूक तुर्क हुकूमत करते थे और इसके बाद मंगोलों ने इसको 13वीं सदी में फतह कर लिया और 2 सदियों तक इस मुल्क पर मंगोलों की हुकूमत रही। नाजरीन, ये थी आज की एक दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियो आपको मिल सके और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।